वेलकम, आई एम अनिल ओझा और आज मैं आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में बताने जा रहा हूँ। आज हम लोग आंदोलन के तृतीय चरण की चर्चा करेंगे और आंदोलन के दो चरण, प्रथम चरण और द्वितीय चरण इसके पूर्व के वीडियो में हम बता चुके हैं और आप इसे हमारे वीडियो में देख सकते हैं। अतः ये जो गांधी आंदोलन का तृतीय चरण है इसे हम गांधी युग भी कहते हैं और यह 1919 से 1947 तक माना जाता है। महात्मा गांधी जी के बारे में संक्षेप में थोड़ा सा जानकारी ले लेना उचित रहेगा। जैसे महात्मा गांधी का जन्म 1869 में और उनकी मृत्यु 1948 में हुई है। इन्होंने अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद 1893 ईस्वी में ये दक्षिणी अफ्रीका चले गए और दक्षिणी अफ्रीका से यह 1915 ईस्वी में भारत आए। भारत चूंकि आए थे तो उस समय भारत जब वो 1915 में आए हैं तो एक ऐसा माहौल था कि प्रथम विश्व युद्ध का दौर चल रहा था। चूंकि यहाँ पर आते ही उनका जो रुझान था, जो उनका झुकाव था वह ब्रिटिश की तरफ था और वो मानते थे कि अभी हम ब्रिटिश सरकार समस्या में फंसी है और इस समस्या के बाद जब इसका निवारण होगा तो हमें भारतीयों को आज़ादी मिल जाएगी। और प्रथम विश्व युद्ध में उन्होंने बहुत चढ़ बढ़कर ब्रिटिश सरकार का समर्थन किया और इसके चलते इन्हें केसरी हिंद की उपाधि मिली। चूँकि यहाँ से सैनिकों को प्रोत्साहित करते थे ब्रिटिश सेना में भर्ती कराने के लिए, और जब ब्रिटिश सेना में भर्ती कराने के लिए प्रोत्साहित किया गया उनके द्वारा तो इस प्रोत्साहन के चलते ब्रिटिश सरकार ने इन्हें भारतीय इसकी उपाधि दी। लेकिन जो वहाँ के उस समय के राइटर थे या इनको भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहा गया। इसके बाद ये 1915 में साबरमती आश्रम की स्थापना किए और इन्होंने एक पुस्तक लिखी है 1909 में, हिंद स्वराज। तो ये महत्वपूर्ण है जिसके बारे में हम जान लें। इनके पुस्तक का नाम है हिंद स्वराज। अब हम सत्याग्रह के बारे में चलें तो 1917 में इनका प्रथम सत्याग्रह शुरू हुआ था, पहली बार चंपारण में। चंपारण में चूंकि वहाँ के लोग नील की खेती करते थे और नील की खेती में वहाँ के किसानों पर दबाव दिया जाता था कि आप 3/20 भाग में अनिवार्य रूप से नील की खेती करिए। क्योंकि वहाँ पे रामचंद्र शुक्ल वगैरह जो किसान थे उन लोगों ने सुना था महात्मा गांधी के बारे में कि दक्षिणी अफ्रीका में इन्होंने सत्याग्रह किया और वहाँ पे सफल हुए। तो ये लोग विशेष करके महात्मा गांधी को चंपारण में बुलाने में सफल रहे और इन्होंने सफलतापूर्वक आंदोलन किया और उसमें सफलता भी मिली। और इससे प्रभावित होकर श्री रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी। इसके बाद खेड़ा सत्याग्रह जो 1918 में हुआ है, इसे कर नहीं आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें महात्मा गांधी जी ने चढ़ बढ़कर हिस्सा लिया। अहमदाबाद मील मजदूरों का आंदोलन इसके बाद हुआ और इसका भी टाइम फरवरी 1918 है। अब चूंकि अहमदाबाद मील मजदूरों का आंदोलन क्यों महत्वपूर्ण है, तो यह उस समय चूंकि प्लेग हुआ था तो प्लेग में मजदूरों को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो प्लेग हुआ था उस समय तो मिल मालिकों की जिम्मेदारी होती थी कि उनको भत्ता दिया जाए। तो इन लोगों ने भत्ता देना बंद कर दिया। फिर उसके बाद कुछ 19% भत्ता ये लोग देने पे तैयार हुए। चूँकि पहले तो बंद कर दिए थे और बाद में जब मजदूरों ने हो हल्ला मचाया तो 19% भत्ता देने पे ये लोग तैयार हुए कि ठीक है मजदूरों को दिया जाएगा। लेकिन वहाँ के मजदूर सहमत नहीं थे। उन लोगों ने बोला भाई पहले तो इतनी महंगाई बढ़ गई है प्रथम विश्व युद्ध के चलते, ये 19% से खर्चा नहीं चलेगा। तब गांधी जी ने वहाँ अनशन किया और मिल मालिकों से दबाव बनाया। इसमें उन्होंने प्लेग बोनस के रूप में 35% मिल मजदूरों से प्लेग के नाम पे बोनस देने के लिए उन्हें राजी किया और इसमें सफलता मिली। इसके बाद खिलाफत आंदोलन में चलें। खिलाफत आंदोलन जो 1919 से 1922 हुआ है। खिलाफत आंदोलन क्या है? खिलाफत आंदोलन के अंतर्गत जैसे कि तुर्की जो देश है वहाँ पे खलीफा हुआ करते थे। चूँकि ब्रिटिश सरकार से मुसलमान की मांग रही है या मुसलमानों को वो संतुष्ट करती रही है
कि हम तुर्की को कोई भी नुकसान नहीं करेंगे। लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तुर्की देश पे कब्जा करने की जो उनकी नीति थी या उसे नुकसान पहुंचाने की जो नीति रही ब्रिटिश सरकार की, इससे नाराज हो गए अजमल खान, अहमद अंसारी, अली बंधु जैसे शौकत अली, मोहम्मद अली, तो इन लोगों ने विरोध किया और इस विरोध के चलते वह ब्रिटिश के खिलाफ हो गए। चूंकि गांधी जी भी चाहते थे कि मुसलमान और मुस्लिम लीग और कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दोनों मिलजुल कर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हो। चूंकि पहले तो गांधी जी पूर्ण रूप से समर्थित थे ब्रिटिश सरकार पर, लेकिन चूंकि जालियांवाला बाग, रोलट एक्ट और इस तरह की दमनात्मक जो प्रक्रिया ब्रिटिश सरकार ने किया, इससे गांधी जी उसके खिलाफ हो गए और वो चाहते थे कि अकेले हिंदू नहीं कर सकते हैं, तो मुसलमान और हिंदू दोनों मिलकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़े। और गांधी जी को एक अच्छा मौका मिला कि इसमें मुसलमान ने, जैसे मोहम्मद अली और शौकत अली जो अली बंधु थे, उन्होंने बोला कि खिलाफत आंदोलन में इसका विरोध किया जाए, तो उन्होंने एक सुनहरा अवसर देख के खिलाफत आंदोलन जो था उसमें उन्होंने उसका समर्थन किया। और उसके बाद 1919 में जो अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी बनी थी, उसके महात्मा गांधी अध्यक्ष बने और इसका ये इन्हें सकारात्मक फल भी मिला। और इसके बाद जो मुस्लिम लीग है या मुसलमान है, वो भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ मिलकर उस समय उन्होंने कार्य किया। अब असहयोग आंदोलन में चला जाए। असहयोग आंदोलन क्या है? तो ये 1920 से 1922 रहा है। इसमें चूंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो उस अध्यक्ष जब वो थे तो उसी दौरान एक प्रस्ताव पारित किया गया कि विदेशी शासन के खिलाफ सीधी कार्रवाई किया जाए, क्योंकि वह बिना सीधी कार्रवाई, ये उदारवादी नीति या इस तरह से ये सब नहीं समझ रही है, तो सीधे कार्रवाई किया जाए। ये पहली बार दिमाग में आया। फिर विधान परिषदों का बहिष्कार किया जाए, उनके स्कूलों का बहिष्कार किया जाए, कोर्ट का बहिष्कार किया जाए, इस तरह का प्रस्ताव पारित किया गया। और ठीक दिसंबर 1920 में जो नागपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ, उस प्रस्ताव की पुष्टि कर दी गई। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य उसमें दो थे। एक पहला उद्देश्य जो था, ब्रिटिश भारत के भीतर और यदि आवश्यक हो तो जो नागपुर में जो विशेष अधिवेशन हुआ था, उसमें दो तरह का प्रस्ताव मैंने बताया कि पारित हुआ। पहला प्रस्ताव था कि स्वराज चाहिए, तो स्वराज के अंतर्गत ये था कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्वराज, लेकिन अब कहा गया कि ब्रिटिश भारत के भीतर अगर मिल गया तो ठीक, और नहीं तो स्वराज, बाहर भी स्वराज, यानी ब्रिटिश को हटा के भी हम स्वराज हमको चाहिए। और कुछ रचनात्मक सूचियां बनाई गई, रचनात्मक कार्य किए गए। कुछ रचनात्मक कार्यों की सूची है। जैसे रचनात्मक कार्यों में क्या था, तो सभी वयस्कों को कांग्रेस का सदस्य बना दिया जाए, 300 सदस्यों को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति में गठित किया जाए, कताई बुनाई को प्रोत्साहित किया जाए, फिर चरखा जो है उसे भी वहाँ तक गांव-गांव तक पहुँचाया जाए। इस तरह के प्रस्ताव असहयोग आंदोलन के लिए पारित किए गए। 1 अगस्त 1920 को तो आंदोलन शुरू हो गया। असहयोग आंदोलन बहुत हद तक जब शुरुआत हुआ तो सफल भी रहा। सबसे ज़्यादा बहिष्कार बंगाल में किए गए। वहाँ नेशनल स्कूल जो बंगाल में था, उसके प्रधानाध्यापक बने सुभाष चंद्र बोस। इस तरह से पंजाब में भी यह सफल रहा, कुछ हद तक उत्तर प्रदेश में भी सफल रहा, लेकिन मद्रास में यह सफल नहीं था, वहाँ असफल था। फिर इसमें केसरी हिंद की जो उपाधि इनको मिली थी महात्मा गांधी को, उन्होंने इसी समय वापस दिया। बोला कि भाई देखिए, जब हम अपमान सह सकते हैं, मैं मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हमारा देश आजाद होना चाहिए और हम किसी भी उपाधि को स्वीकार नहीं करेंगे, और मैं मृत्यु तक सहन कर सकता हूँ, लेकिन अपमान सहन नहीं करूँगा। ये महात्मा गांधी का कहना था और उन्होंने केसरी हिंद की उपाधि दी। जब प्रिंस ऑफ वेल्स भारत में आए 1921 में, तो उनका भी जोरदार विरोध हुआ। इस तरह के विरोध के स्वर चलते रहे, लेकिन इस सारे विरोध में एक दुखद बात यह हुई कि गांधी जी ने बोला था कि कोई भी हिंसात्मक कार्रवाई ना हो। चूंकि चौरी चौरा एक जगह है
जो गोरखपुर में है, वहाँ 5 फरवरी 1922 को भीड़ पर कुछ पुलिस वालों ने लाठी चला दी। तो इससे भीड़ ने क्या किया कि उग्रों के उस थाने को जला दिया, वहाँ कई सिपाही मारे गए। जब यह बात गांधी जी के संज्ञान में आई तो गांधी जी ने बोला कि भाई हमने अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन की बात की थी और आप लोगों ने हिंसात्मक किया, अतः हम इसको कैंसिल करते हैं। और असहयोग आंदोलन 12 फरवरी 1922 को समाप्त कर दिया गया। बहुत विरोध हुआ। मोतीलाल नेहरू ने बोला कि भाई क्यों इसको इस तरह से समाप्त किया जा रहा है, कोई कन्याकुमारी में गलती कर रहा है उसकी सजा हिमालय को क्यों मिलेगी। सुभाष चंद्र बोस का कहना था कि जब पूरा देश उत्साहित है, उसमें ये गांधी जी ने क्या किया, असहयोग आंदोलन क्यों बंद किया। तरह तरह के विरोध के स्वर हुए, लेकिन वो बंद किया जा चुका था। इसके बाद इसी समय 10 मार्च 1922 को ब्रिटिश सरकार के न्यायाधीश ब्रूमफील्ड ने महात्मा गांधी को 6 साल की सजा दे दी और उन्हें जेल में डाल दिया। यह बात इनके असहयोग आंदोलन को बंद करने से जो नाराज थे, उसमें मोतीलाल नेहरू थे और चित्तरंजन दास थे, सुभाष चंद्र बोस थे। अतः इनके बंद होने से बाद में इन लोगों ने इसमें मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, ये जिसे CR दास भी कहा जाता है, इन दोनों के दिमाग में, इन महान नेताओं के दिमाग में है कि हम जो भारतीय शासन अधिनियम 1919 के तहत जो चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता भारतीयों को है, उसके आधार पर हम चुनाव लड़कर सरकार में रह के और उन्हें हम अपनी मांगों को पूरा करेंगे और इससे रियायत मिलेगा। यह मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास का कहना था। चूँकि गांधी जी और गांधी जी की तरह ही जो उनके समर्थन में थे, जैसे राजेंद्र प्रसाद थे और इस तरह के लोगों के अबुल कलाम आज़ाद थे, इन लोग का ये था कि नहीं, अगर हम सत्ता में जाते हैं तो हम उनका विरोध नहीं कर पाएंगे, अतः सत्ता के बाहर रहकर विरोध किया जाए। लेकिन जब यह असहयोग आंदोलन बंद हुआ तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी का गठन किया, जिसमें कि चित्तरंजन दास उसके अध्यक्ष बने और मोतीलाल नेहरू उसके सचिव बने। और इसके बाद चुनाव हुआ। इस चुनाव में इन लोगों को बहुत सफलता मिली। स्वराज पार्टी को उत्तर प्रदेश में, बंगाल में, पंजाब में अच्छी सीटें मिली। यहाँ तक कि जो केंद्रीय जो सेंटर है, केंद्रीय व्यवस्थापिका में इन्हें 41 सीट, 102 में से 41 सीटें मिली। स्थिति बहुत अच्छी थी। लेकिन यह जो है, यह पार्टी भी बहुत दिन तक नहीं रह पाई। 1925 में चूंकि चित्तरंजन दास का देहांत हो गया और फिर इस स्वराज पार्टी समाप्त हुई। और अगले वीडियो में हम इसके बाद आपको बताएंगे। और इससे पहले अगर हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि किसी तरह का कोई कमेंट करना हो या प्रश्न हो जिससे आप संतुष्ट ना हो, हमारे कमेंट बॉक्स में बोलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।